गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबके ऑनलाइन क्लासेस में एक और वीडियो आपका अनसॉल्व अग्रवाल वाला जो चल रहा है, इसमें 2020 का सेट नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 5वें का आइए देखते हैं। हाइट और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री, ऊंचाई और दूरी के अनुप्रयोग। कह रहे हैं 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, एक 60 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ठीक है, उसके शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद और अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। यानी ये जो हमारा भवन है, ये कहीं ना कहीं, चूंकि यहां से इसके शीर्ष से मैं देख रहा हूं, और शीर्ष से मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो बगल में मीनार खड़ी है उसके शीर्ष को देखता हूं तब भी अवनमन कोण बनता है, उसके पाद को देखता हूं तब भी अवनमन कोण बनता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भवन है ये मीनार से अधिक ऊंचा है। मान लेते हैं यहां पर ये हो गई हमारी मीनार, इतनी छोटी। यार भवन और मीनार में तो मीनार को बड़ा रहना चाहिए, सवाल की जो मर्जी भाई। ये सेम आधार कर लेते हैं हम दोनों का। अब भवन के शीर्ष से हम एक बार मीनार के शीर्ष को देखते हैं, तो शीर्ष को देखने के लिए मुझे आधार रेखा भी चाहिए, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो बनते हैं ये दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में बनते हैं। तो ये होगी मेरा आधार रेखा, ये होगी दृष्टि रेखा, एक एंगल इसके बीच में बन रहा है। अब फिर जब मैं इसके पाद को देखूंगा ऐसे आएगा नजारा, और फिर एक एंगल मेरा ये पूरा बनेगा, ये मेरी आधार रेखा, ये दृष्टि रेखा। तो एक एंगल कितना है? 30 डिग्री है, और दूसरा कितना है? 60 डिग्री है। तो पहले शीर्ष को देखा था, ये देखिए छोटा एंगल है, 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये कितना होगा बड़ा वाला? 60 डिग्री होगा। यहां से एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। भवन की ऊंचाई 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, मतलब ये लेंथ पूरी कितना दिया गया है? 60 मीटर है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये पूरा 60 मीटर है तो मान लेते हैं मेरा ये जो मीनार है, मीनार कितनी ऊंची है? h मीटर है, ठीक है ना। मीनार अगर यहां से यहां तक की हाइट इसकी h है, तो यहां से यहां तक की भी हाइट कितनी होगी? h होगी। अब ये पूरी लेंथ कितनी थी? 60। तो 60 में से अगर मैंने h यहां से यहां तक कर दिए तो कितना बचा है? 60 में से h निकाल दो, पता चल जाएगा कितना बचा है। अब h निकलने वाली चीज तो है नहीं उसमें से, क्योंकि एक चर राशि है, तो 60 माइनस h ही तो बचेगा। यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ कितनी थी? 60 मीटर था कि सेंटीमीटर? मीटर था। 60 मीटर था ये मेरा, ठीक है ना। अब इसमें से मैंने h मीटर क्या कर दिया? हटा दी। हटाने का मतलब कहीं अलग निकाल के काट के नहीं निकाल दिया, हटाने का मतलब ये इतनी लेंथ यहां से यहां तक मैंने एज्यूम की h ही है। तो ये जो बची हुई शेष दूरी है ये क्या होगी? 60 में से h हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी, और यहां पर पॉइंट ई ले लेते हैं, ठीक। अब यहां पर ये जो हम अवनमन कोण है, ये एकांतर कोण के नियम से हमारे त्रिभुज के अंदर आ जाते हैं। जैसे 30 डिग्री वाला एंगल ये बन रहा है, देखिए यहां से यहां तक, तो ये वाला 30 वाला एंगल यहां पे आ जाएगा एकांतर कोण के नियम से, और ये 60 वाला एंगल कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्लियर है बातें? अब आगे क्या होगा? आगे स्टार्ट करते हैं हम। पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो ट्रायंगल का नाम लिखते रहेंगे हम कि ट्रायंगल AED में, ट्रायंगल AED में क्या है? 30 डिग्री के लिए मैं कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग करूंगा? एक वैल्यू जो मेरी गिवन है वो 30 के ठीक सामने यानी लंब है। आपको पता है समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री एंगल होता है, इस 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? मेरी कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। बाकी ये जो दो भुजाएं हैं ये कंफर्म नहीं होती कौन लंब होगा कौन आधार होगा, ठीक है। इसमें फिर कंफर्म करने के लिए किया क्या जाता है? आप जिस एंगल के लिए वर्क कर रहे हो ना, अगर आप यहां पर बने एंगल के लिए वर्क कर रहे हो तो इस एंगल के ठीक सामने ये लंब का काम करने लगेगी और ये आधार का काम करने लगेगी। अगर आप इस एंगल के लिए कोई वर्क कर रहे हो, कुछ वैल्यू निकाल रहे हो, तो इस एंगल के ठीक सामने ये भुजा आपकी लंब बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा? फिर से
आधार बन जाएगा। तो 30 डिग्री के ठीक सामने मेरा ये गिवन लेंथ है, तो यानी मेरा लंब दे रखा है 90 डिग्री, तो यहां पे होगा। और जो लंब है मेरे पास, तो ये आधार होगा क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण है AD। तो मुझे कहीं ना कहीं इस ED की वैल्यू या इस BC की वैल्यू या फिर इस H की वैल्यू चाहिए। H के रूप में तो ये खुद है, इस डिस्टेंस को मैं X मान लेता हूं। ठीक है, तो मुझे यहां पर 30 के ठीक सामने लंब और ये वाली जो भुजा बच रही है कर्ण को छोड़कर ये आधार। तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है? tan बताता है, या फिर कॉट भी बता सकता है। कॉट उसका व्युत्क्रम होता है, उसको तो लेने में थोड़ा सा और लगता है। tan एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में होता है। मैं tan थीटा अप्लाई करता हूं यहां पर, तो थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 60 माइनस h बटे लंब बटे आधार। आधार कितना है x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h बाई x। ये जो मेरा इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ना तो x की वैल्यू ना ही h की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता हूं। दो वेरिएबल है तो मेरे को दो इक्वेशन लगेंगे। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन को मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको एक बेहतर कंडीशन में छोड़ो। x का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये x √3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 60√3 माइनस h√3। ठीक है ना भाई, √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में होगा ना इस वाले के, तो 60 में होगा 60√3 हो जाएगा, h में होगा h√3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं निकल आई। मैंने प्रतिस्थापन विधि पढ़ रखी है, वहां पर एक चर राशि की वैल्यू निकल आई है मेरी, और ये कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रारूप है। क्योंकि मुझे क्या पूछा गया था सवाल में, विशेष रूप से मीनार की ऊंचाई पूछा गया था, यानी h की वैल्यू फाइंड करना मेरे लिए अनिवार्य है। x पर मुझे कोई प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि आप x की वैल्यू भी बताओ, आपने जो वैल्यू पूछी है उस वैल्यू को बताना मेरा पहला काम है। अगर भाई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि बिना x के निकाले h नहीं निकले तब तो अलग बात है, लेकिन प्रयास हम ये करें वहां पर कि h की वैल्यू पूछा है तो सवाल में ज्यादा घूमे ना, हम अपना समय बचाएं बोर्ड में और सीधे हम h पर फोकस करते हैं। तो अगर x की वैल्यू, x का मान हमने h के पदों में निकाल लिया है, जो अगला समीकरण बनेगा उस समीकरण में x के स्थान पर ये पूरी वैल्यू रख देंगे तो x वहां से गायब हो जाएगा। x के गायब होने का मतलब अज्ञात राशि सिर्फ एक कौन बचेगी, h बचेगी, तो h की वैल्यू निकल सकती है। तो यहां पर इसको समीकरण 1 मान करके अगले ट्रायंगल पर हम फोकस करते हैं। कौन है हमारा अगला ट्रायंगल, नाम बोलिए ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में हमें क्या लेना होगा, फिर से यहाँ पे 60 के सामने ये लंब है और ये क्या है, आधार है, tan 60 ही लेना होगा। tan 60 लंब बटे आधार, 60 के सामने जो लंब बन रहा है ना, ये EB नहीं है, पूरा का पूरा क्या है हमारा AB है, और AB को अब इन दोनों को प्लस करके लिखना ये बेवकूफी होगी, क्योंकि हमें पता है हमारा ये जो भवन है ये पूरा 60 मीटर ऊंचा था। तो AB की पूरी लेंथ ना तो हम 60 माइनस h प्लस h करेंगे, वही h और h कैंसिल होके 60 आएगा, सीधे 60 ही लिख दो। लंब बटे आधार कितना x। बोले यार ये सवाल तो, ये समीकरण हमारा आसान था, ठीक है ना, अगर पहले हमने इसको स्टार्ट किया होता, क्योंकि इसमें क्या है एक ही वेरिएबल है ना, अभी चीजें निकल गई होती आसानी से, कोई बात नहीं है। tan 30 की 60 की वैल्यू कितनी जाएगी, √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 बाई कितना, x को इधर ले जाऊंगा मैं, तो यहां पे हो जाएगा 60 बाई कितना, √3। बोलिए अब इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इस समीकरण 1 में जो आपने निकाला है राइट साइड में वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और इस यहां पर आपने जो निकाला है वो भी किसकी वैल्यू है राइट साइड में। जब दोनों x की वैल्यू है तो दोनों डेफिनेटली आपस में इक्वल होंगी, दोनों को हम इक्वल ही कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मान के यहां पर एक लाइन लिखेंगे, बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, दोनों x की वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे √3 से जो मल्टीप्लाई करा दिया था ना वो थोड़ी सी दिखते हैं, 60√3 माइनस h√3 इज इक्वल टू किसके, 60 बाई √3। बोलो बात समझ में आई भाई, 60√3 माइनस h√3 ये मेरे पहले इक्वेशन से राइट हैंड साइड की वैल्यू है,
और दूसरे इक्वेशन से 60/√3 वैल्यू है। अब क्या करना है, √3 को क्या करना है, या तो इधर लेके आओ या कॉमन लेके इधर भेजो, बात एक ही। तो √3 में कॉमन ले लेता हूं तो इनके साथ में मल्टीप्लाई का रिलेशन रखेगा और इधर जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो √3 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, √3 को पहले खत्म करना ज्यादा फोकस होगा कि डायरेक्ट इसको उधर भेज देते हैं, भेज देते। देखिए 60√3 यहां रोकिए और ये -h√3 जो है जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नेगेटिव में है, तो पहले उसको मैं पॉजिटिव करने के विचार में आता हूं कि भाई तुम्हें पॉजिटिव करना है तो क्या करूं, बोला ट्रांसपोजिशन कीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो इस मैटर को मैं इधर ही भेज देता हूं, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, सीधे उधर जाके क्या बचा h√3, और यहां से जो 60/√3 था जिसमें वेरिएबल नहीं था उसको मैं इस साइड ले आता हूं, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, वो समझ पाए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 दोनों से कॉमन ले सकते हो या फिर ऐसे कर दो √3 का मल्टीप्लाई 60√3 में कराओ, कितना हो जाएगा 60 × 3, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में होगा रूट खत्म हो जाएगा। 60 × 3 तो 6×3 कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 60 बटे कितना √3 इज इक्वल टू h√3। h का √3 इसको हटा दीजिए, ये भी इधर ले आइए, तो 180 में से 60 चला जाएगा 120 आ जाएगा, बटे √3 इधर आ गया तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा क्या हो जाएगा सिर्फ 3। h इज इक्वल टू 3 चौक 12 40। तो h बराबर मेरा कितना आ गया 40 मीटर आ गया, जो किसकी है ऊंचाई है मेरी, मीनार की ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई यहां पर लिख देते हैं ऐसे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर 40 मीटर, ठीक है ना। बोले x की भी वैल्यू निकाल दो, क्या जरूरत है, क्यों निकाल दो, इतना फ्री टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, दिख रहा है प्रॉपर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। तीसरे का कौन सा है भाई, खा निर्देशांक ज्यामिति से है। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q की निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। एक रेखा है हमारी y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P व Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब जब अक्षों की बात आ गई तो मुझे x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा x अक्ष, इसका एक दूसरा भाग x डैश, ये y, और ये क्या हो गया मेरा y डैश, ये मूल बिंदु O है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P व Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब P व Q बिंदु किस जगह होंगे, इन रेखा को मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं कुछ क्लियर नहीं है। तो यहां पर जो है बात कहीं भी मान सकता हूं, आगे कुछ और हिंट है। यदि 2, -5 PQ का क्या हो मध्य बिंदु हो, तो इस पॉइंट को लेकर के मैं अपना डायग्राम तैयार कर सकता हूं। अगर मैं फिगर बनाने की बात ना करूं, ठीक है ना, तो जनरली क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने x अक्ष y अक्ष बना लिए, अभी मैं ले लूं रेखा को यहां पर और बोल दूं भाई x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः P व Q बिंदु पर काट रही, इसका मध्य बिंदु यहां पे हो जाएगा। कितना दे रखा मध्य बिंदु 2, -5। क्या ये पॉसिबल है कि 2, -5 कोऑर्डिनेट यहां इस पहले चतुर्थांश में आ सकता है? नहीं ना, तो किस चतुर्थांश में आएगा ये? बोले एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव होना चाहिए, वो पता ये होगा। अगर इस रेखा पर हमारा गुजर रहा है बिंदु तो पक्का है तो प्रथम बनेगा या फिर चतुर्थ, ठीक है ना। तो अगर सेकंड कोऑर्डिनेट यानी y वाला हमारा पॉजिटिव होता है तो पहले में जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा किसमें चला जाएगा चौथे में। यानी ये जो रेखा होगी हमारी, जो हमारे निर्देशाक्षों x व y को काट रही है, वो किस चतुर्थांश में पाई जाएगी? चौथे चतुर्थांश में पाई जाएगी, ठीक है ना। और ये x अक्ष और y अक्ष को कौन कौन से बिंदु पर P और Q, पहले क्या है जो, अब देखिए इस सवाल का क्रम समझिएगा। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष, पहले y अक्ष का नाम आता है, फिर किसका x अक्ष का, को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q
और पहले बिंदु में किसका नाम आता है? P का। इसका मतलब वाई अक्ष को ये P बिंदु पर काटती है और एक्स अक्ष को ये किस बिंदु पर? Q बिंदु पर काटती है। और इनका एक मध्य बिंदु मान लेते हैं M है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे मेरे को 2,-5। फाइंड क्या करना है? P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक रेखा y स्टार्ट हो गया। हाँ तो गया। ठीक, देखिए आइए, थोड़ी एरर आ गई थी, चलते हैं फिर से क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक रेखा थी, वो रेखा मेरे वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः P व Q बिंदु पर परिच्छेद कर रही थी, और यदि उस रेखा का मध्य बिंदु 2,-5 हो तो P व Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है ना? चलिए बताइए, P के कोऑर्डिनेट मेरे को मानना है, क्या मानूं मैं? x कोऑर्डिनेट केवल एक पॉइंट माना जाता है? नहीं, x, y। गलत जवाब। बैठिए। क्योंकि ये जो P बिंदु है मेरा, ये मेरा एक अक्ष पर स्थित है, तो पक्का इसका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। आगे बात समझ में ना? और कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? जिस पर नहीं है बेचारा, y पर है ना, तो y पर कुछ डिस्टेंस कवर किया है, बट x पर नहीं जा पाया है, अतः इसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर इसका कोऑर्डिनेट मेरे को मानना है तो मैं क्या मानूंगा? 0 का x का तो 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर कितना मान लेता हूं? y मान लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर q का कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा? q हमारा x अक्ष पर है, तो मतलब x अक्ष पर इसका कोऑर्डिनेट होगा, बट y अक्ष पर इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि तभी तो x अक्ष पर स्थित है। बातें समझ में आई? अगर मैं मध्य बिंदु को अपना x1, क्या मान लूं? x2 मान लूं। ठीक है ना? अच्छा देखिए, आपने जो फार्मूला लर्न किया रहता है, वो फार्मूला कुछ दूसरे फॉर्मेट में लर्न किया रहता है, इसलिए आप इन बिंदुओं को 1 के नाम से, जैसे x1 तो 0 है यहां पर, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2। ये छोड़िए इन सब का बवाल, x y ही ठीक था आपका, इसको आप x1 और क्या कर लीजिए? y1 कर लीजिए। तो मध्य बिंदु का जैसे जो आपने फार्मूला लर्न किया होगा बुक से, वो होगा x = x1 + x2 y कितना? 2, एंड y = y1 + y2/2। इन फार्मूलों को आप ऐसे फॉर्मेट में बिल्कुल भी ना याद करें, क्योंकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन में। ठीक है ना? आपको फार्मूलों को ऐसे याद करना है कि जो मेरा मध्य बिंदु होता है ना, उस मध्य बिंदु का जो x अक्ष वाला कोऑर्डिनेट बनेगा, मध्य बिंदु का क्या बनेगा? x अक्ष वाला कोऑर्डिनेट बनेगा, वो उसके दोनों किनारों के भुजों का योग बटे 2 और कोटियों का योग बटे 2। ठीक है ना? आप ऐसे याद कीजिए कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, उसके निर्देशांक क्या क्या होते हैं? भुजों का योग बटे 2, कोटियों का योग बटे 2। समझ में आई बात? तो यहां पर x1 y1 x2 y2 के रूप में मेरा दिमाग अब डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। मुझे पता है मुझे भुजों का योग करना है, बटे 2 करना है, तो वो मेरे मध्य बिंदु का x वाला निर्देशांक बनेगा। चूंकि मध्य बिंदु का x वाला निर्देशांक मेरे को दे रखा है, अतः मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 बराबर, इसके मानने की कोई जरूरत नहीं है, 2 बराबर कितना? 2 मैंने क्या लिया? मध्य बिंदु का x अक्ष वाला कोऑर्डिनेट लिया ना, तो भुजों का योग, भुज कौन कौन है? 0, x है, तो 0 + x बटे कितना? 2 उधर चलाएगा, 2 दूना 4 = किसके? x के। ठीक है ना? फिर इसके बाद y वाला कोऑर्डिनेट -5 की वैल्यू क्या होगी? कोटियों का योग बटे 2। कोटि क्या क्या है? y और 0 है, तो 0 + y कितना? 2। 5 2 10 -10 = किसके? y के। अतः मेरे p व q के निर्देशांक क्या मिल गए मुझे? एक 0, -10 हो जाएगा और एक 4, 0। अतः p के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए भैया? 0, -10, तथा q के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए? 4, 0 होंगे। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर में था। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।